नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपने सुना है कि चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव को लूट रहा था अभी तक, किस तरीके से वोटों की डकैती कर रहा था और अब उसने सुप्रीम कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दिया है ये कहते हुए कि अब वो बूथ वाइज़ वोटर टर्नआउट डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। ये अंडरटेकिंग दिया है, यानी कि वो मान रहे हैं कि अभी तक वो गड़बड़ था, क्योंकि पिछले साल चुनाव आयोग के जो वकील हैं मनिंदर सिंह कोर्ट में चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि अगर हम कोई डिस्क्लोज़र करते हैं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 1 साल पहले जो चुनाव आयोग का स्टैंड था, आज ठीक 1 साल के बाद, पिछले साल मई में उन्होंने ये कहा था और अब 1 साल के ऑलमोस्ट बाद चुनाव आयोग ने अपना रुख बदल लिया है और उसका कारण ये है कि उनकी चोरी पकड़ी गई। ये चीज उजागर हो गई कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते थे, वोटर टर्नआउट डेटा में गड़बड़ी करते थे, सिंबल लोडिंग यूनिट में गड़बड़ी करते थे और अब चुनाव आयोग अपने घुटनों के बल आकर खड़ा हो गया है और अब वो अपने चोरी तो की थी, चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन साथ में अब वो चोरी के सबूत भी अदालत को देगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है? क्या चुनाव रद्द होंगे? क्या कई कंस्टिट्यूएंसीज में चुनाव को कैंसिल किया जाएगा? एक ये सवाल है। दूसरा ये सवाल है कि ये जो पूरी कवायद है, क्या ज्ञानेश कुमार के ऊपर अब दबाव है कि राजीव कुमार की चोरी को वो उजागर करें? और ऐसे में क्या सजा हो सकती है राजीव कुमार को? क्या चुनाव आयोग के खिलाफ भी क्या सजा हो सकती है? ये सारे बड़े सवाल हमारे सामने हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान इस समय हैं। हमारे साथ देश के जाने-माने एकेडमिशियन और इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा हैं, जो कि इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हैं। सिद्धार्थ, आपका भी स्वागत है बहुत-बहुत। मैं डॉक्टर गर्ग से शुरू करूँगी कि डॉक्टर गर्ग, अपने आप में जो ये बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट को एक अंडरटेकिंग दिया है चुनाव आयोग ने ये कहते हुए कि अब वो अपनी वेबसाइट पर जो वोटर टर्नआउट डेटा है, वो बूथ वाइज़ अपलोड करेंगे। ये कितनी बड़ी विक्ट्री है, कितनी बड़ी जीत है ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, बहुत सारे लोग, अरुण अग्रवाल जैसे लोग, जिन लोगों ने कार्यक्रम किए और ये बताया कि देखिए चुनाव की चोरी इसलिए इस तरह से हो रही है, वोटों की खेती बीजेपी इस तरीके से करती है। अब वो चोरी जब पकड़ी गई है, तो आज चुनाव आयोग का अपने आप में एक अंडरटेकिंग देना सुप्रीम कोर्ट को कितनी बड़ी जीत है आपके हिसाब से? जी। मैम, क्योंकि जो निर्वाचन आयोग था वो अपनी जो कर्तव्य नहीं निभा रहा था। ये डाटा तो उसको आंकड़ा तो पहले ही डालना चाहिए था, वो नहीं डाल रहा था। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उसकी मजबूरी बन गया है कि ठीक है जी, हम डालेंगे। पहले राजीव कुमार तो बोलता था जी ये तो डाटा ब्रीच हो जाएगा, ये तो लोग हमारे पास तो स्कैनर नहीं है, ये तो बहुत हाँ, बड़ा सिद्धार्थ लोड फिर है, से हम तो काम नहीं कर पूछ रहा है, कुछ आप म्यूट कर लीजिएगा। आई थिंक आप कहीं से आवाज आ रही है। हाँ, जी। हाँ, बोलिए डॉक्टर गर्ग, बोलिए। तो हम तो लोड नहीं कर सकते, ये तो कोई टेम्पर कर देगा। ये सब बातें बहाने थे। हमारे पास होता नहीं है, वो तो सील होता है। जबकि एक कॉपी उनकी अपनी इंस्ट्रक्शन है कि एक कॉपी आरओ को जुदा देनी है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने 2 कॉपी, मतलब बाकी तो उनको देनी है सबको, एजेंट्स को। लेकिन यहाँ भी 2 कॉपी देनी है, एक सील देनी है, ईवीएम के साथ रहेगी और दूसरी आरओ के पास जाएगी। सो उस रूप में उसने गलत बयानी करते रहे। अब ये जो बड़ी बात इसलिए बन गई है कि जिस बात के लिए बिल्कुल टोटल मना कर रहे थे और 8-10 महीने पहले, उसको आज उनको खुद घुटनों के बल कहना पड़ा कि यस, हम देने को तैयार है माय लॉर्ड, वी विल डू इट, वी विल अपलोड इट, और ये इनको हमारे पास भेज दो, हम इनको इनकी तसल्ली, इनकी सेटिस्फेक्शन करवा देते हैं। तो ये बड़ी विक्ट्री तो है, क्योंकि जो जब कोई कोई भी बात करने को तैयार ना हो, कोई भी पारदर्शिता के लिए तैयार ना हो, उसकी मजबूरी बन जाए कि उसको वो काम करना पड़े, तो फिर हार तो उसका घुटने का बल तो आना ही होता है। नहीं तो अभी वो ना करते। अब उन्होंने देख लिया कि मीडिया में इतना शोर पड़ गया कि ये तो हर जगह स्टेप पे हेरा फेरी हो रही है। वोटर लिस्ट में हो रही है, पोलिंग में हो रही है, एसएलयू में हो रही है, वो बाद में डाटा बढ़ाने में हो रही है, काउंटिंग में हो रही है, तो ईवीएम की बैटरी में हो रही है, कंजप्शन में। तो उसमें कितने ही पिटीशन पड़ गए, हरियाणा में तो बहुत से पिटीशन पड़ गए, तो उसमें बहुत से ऑर्डर भी हो गए। तो उस रूप में एक तरफ प्राचा जी लगे हैं, एक तरफ आपका मीडिया पूरा लगा हुआ है, दूसरी तरफ अब राहुल गांधी जी ने, केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने एक्सपोज कर दिया इनको।
पूरे का पूरा डेटा। और कितने मीडिया चैनल औरों ने कि जी एक लिस्ट निकाल निकाल के अपने फोटो डाल डाल के डाल दी। तो उस रूप से अब जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग के पास कोई बचाव नहीं रहा था, तो इसलिए उसको मानना ही पड़ा। अगर वो ये ना मानता तो उसको रिवर्स ऑर्डर होता उसके अगेंस्ट। तो एडवर्स ऑर्डर की बजाय बात को मान लेना ज्यादा उनकी, मैं कहूंगा उन्होंने अपने आप को बचाया है। आपने कहा कि ज्ञानेश कुमार अपने आप को अब बचा रहे हैं, लेकिन क्या हाँ, अब न चाहते हुए भी वो राजीव कुमार का जो पूरा खेल है उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, और क्या अल्टीमेटली राजीव कुमार को सजा होती हुई आपको दिखती है डॉक्टर गर्ग? देखिए राजीव कुमार का खेल तो मैम नीलू व्यास जी वो तब करेगा एक्सपोज जब लोगों का प्रेशर होगा, पब्लिक प्रेशर। चाहे वो पॉलिटिकल पार्टियां करेंगी, आप जैसे मीडिया लोग करेंगे, कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो करेंगे, कुछ एनजीओ करेंगी, कुछ विश्लेषणकर्ता करेंगे, डेटा साइंटिस्ट करेंगे, तो होगा। नहीं तो ये सरकार में एक बात रहती है कि जो हमारा पहले वाला कर गया उस पर मिट्टी डालो, उसको मत उठाओ, तो उसको जस्टिफाई करो कहीं ना कहीं छोटी मोटी बात में। तो अब उसकी तो मजबूरी बनेगी। मजबूरी अभी मेरे हिसाब से बनती जा रही है, उतनी नहीं अभी बनी, लेकिन जब वो एक्सपोज हो जाएगा, जैसे अगर एसएलयू का एक्सपोज हो जाता है कि कैसे से ये हो रहा है, तो जो भी क्राइम इलेक्शन में ईसीआई को कोई सजा नहीं मिल सकती अगर वो काम कानून से करता है। या कानून को तोड़ने का काम है, रूल को तोड़ के काम करना जो वो क्राइम है, वो क्राइम की तो सजा मिलेगी। वो सजा, लेकिन क्राइम की सजा जो है हमारे जो विधि विधान है, तीन जो हमारे हैं पिलर डेमोक्रेसी के, उनमें से केवल न्यायपालिका के पास है। सो न्यायपालिका उसको सजा दे सकती है, उसको कारावास दे सकती है, उसको कोई भी सजा दे सकती है जो कानून में हो। नहीं, लेकिन लेकिन ईसीआई को, इलेक्शन तो हाँ जी इम्यूनिटी बोलिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर गर्ग इलेक्शन कमिश्नर एक इम्यूनिटी भी तो एंजॉय करता है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अब जब चोरी Yes. पकड़ी गई है, तो राजीव कुमार क्या अपनी खाल बचा पाएंगे, या उनको सजा मिलनी ही है अदालत से? मैं यही बोलता हूँ, इम्प्यूनिटी कब है? मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को इम्प्यूनिटी है कि मैं काम ठीक करूंगा। अगर मैं मरीज को मारना शुरू कर दूंगा, वहां जाके पॉइजन दूंगा, जहर दूंगा, तो उसका ऑपरेशन करने की बजाय उसकी टांग काट दूंगा, तो मेरे को कहाँ इम्प्यूनिटी रहेगी? मेरे को इम्प्यूनिटी इसलिए है कि मैं अपना काम ठीक करूंगा। अगर मैं उसमें कोई जुर्म करता हूँ तो मेरे को सजा मिलेगी मिलेगी, तो फिर मैं उसके ऊपर नहीं हूँ। तो इसलिए राजीव कुमार को उसके क्रिमिनल एक्ट की, वो क्रिमिनल एक्ट क्या है, वो ऐसा नहीं है कि उसके नीचे वाले ने कर दिए, वो जस्टिफाई करता रहा हर बात को। जब हमने बोला कि 19 तारीख को आपने बोला 60% पोलिंग हुआ है, और 30 को जाके 11 दिन आपने वोट बताया नहीं, जाके बोल दिया 65 हुआ है। फिर आपने 26 26 तारीख को बोला 61 पॉइंट समथिंग, 60.96 हुआ है, उसके बाद आपने बोल दिया वो तो 66 हुआ है। तो ये बातें वो खुद जस्टिफाई करता रहा, और ये यहां तक चला गया, वो कहने लगा जो हार जाते हैं ना फिर ईवीएम पे दोष देते हैं। इसका मतलब वैसे तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन, बाई लॉ, all electoral rolls, the fairness of the electoral rolls, the correctness of the electoral rolls, the publication of the electoral rolls is the responsibility of the ECI. ECI may engage any number of officers, any number of agencies, it is up to ECI. But the responsibility lies with the ECI. So ECI is Rajiv Kumar or the three people. So the whole sole responsibility lies with Rajiv Kumar, and particularly when he started justifying everything, it means he is a party to it. Rather, everything has been done under his instruction. He was not conducting a fair election. If I use the word from our Mahabharata, I will say he was playing the role of Shakni. His Pasa was helping the Duryodhana, Kauravas, and he was trying to do the other way around. लेकिन डॉक्टर गर्ग, अब जो चोरी है चुनाव की, वो सबसे जी। बड़ी चोरी आपको कहाँ दिखती है? सिंबल लोडिंग यूनिट में दिखती है, वोटर लिस्ट में दिखती है, एपिक कार्ड एपिक्स में दिखती है, या फिर वो जो 99% बैटरी चार्ज वाला इशू आया था हरियाणा के चुनाव के दौरान, वो उसमें गड़बड़ी हो रही है? अब चोरी डकैती तो उन्होंने की है, उन्होंने अपनी गिल्ट भी मान ली, लेकिन सबसे बड़ी चोरी आपको कहां पर आपको दिखती है चुनाव आयोग की, जिसके लिए कि उनकी गर्दन वाकई में कटेगी? बड़ी चोरी मैं बाद में बोलता हूँ, एक और चोरी भी है। वो ये है
कि ईवीएम में जो वोट बढ़ाते हैं बाद में, वो भी चोरी है। चोरी कई ओके। हैं जो आपने गिनी दी हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी चोरी होती है एसएलयू में, सिंबल लोडिंग यूनिट में। सिंबल लोडिंग यूनिट जो है, वो जो कंपनी बेल और ईसीआई एल, वो तैयार करती हैं ईवीएम मशीन, उनके इंजीनियर आके सिंबल लोड करते हैं। वो सिंबल लोडिंग मशीन उनके पास ही होती है, उसका प्रोग्राम भी वही बनाते हैं, और वो प्रोग्राम लोगों को देते भी नहीं है। उसके बाद वो उसको खत्म कर देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ लोकसभा में कि नहीं, आप इसको भी 45 दिन के लिए, रिजल्ट के बाद 45 दिन के लिए सेव करके रखेंगे। एसएलयू में क्या है, जो भी मशीन प्रोग्रामेबल है, उसमें आप जो चाहेंगे डाटा डाल सकते हैं। मशीन डाटा नहीं करती, ये तो प्रोग्राम करता है डाटा, तो मशीन तो उसको डाटा को इंटरप्रेट करती है केवल। जो प्रोग्राम है वो फैसला करता है कि डाटा कहाँ जाएगा। जैसे मैंने कमल को वोट डाला, अगर वो हाथ को जा रहा है, प्रोग्राम ने डिसाइड किया इसको बटन दबाने दो, नहीं तो हर तीसरी वोट चौथी वोट उधर को जाएगी। हम रिजल्ट निकालते रहे हैं, अगर हम हेराफेरी करना चाहते तो किसी को भी कितने भी मार्क्स जा सकते थे, तो उसको भी ठीक पढ़ देने। प्रोग्राम तो मेरा प्रोग्राम बना रहा है ना। सो ये एसआरयू की लोडिंग के समय होता है। और यहाँ हम चंडीगढ़ में जो सीईओ था, चीफ इलेक्शन ऑफिसर यूटी का, उसको मिले लोकसभा के इलेक्शन के पहले एक डेपुटेशन कि ये एसएलयू में गड़बड़ कर रहे हैं। कहने लगे, हम तो सिंबल लोड ही नहीं करते, हम तो बाहर चिपकाते हैं। ऐसी तो बातें इनके सीईओ करते हैं। मैंने उसको पूछा कि बाहर चिपका दिया तो पैसा, हमको कैसे पता चला कि ये वोट किसको जाना चाहिए? हम्म, अंदर कुछ होगा तभी पता चला, बाहर तो आपने उसका निशान चिपका दिया। बिल्कुल। मतलब ठीक ऐसी ऐसी बातें जब ये एक सीईओ चंडीगढ़ में, जिसमें एक डीजीपी रिटायर, कोई कर्नल, कोई प्रोफेसर, कोई कुछ, कोई कुछ है, और उनको सबको ये बेवकूफ बना देते हैं। तो बिल्कुल। इसलिए ये एसएलयू है जिसमें सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। बाकी वोट बढ़ा देना, किसी को वोट डालने ना देना, किसी का वोट काट देना, काउंटिंग में गड़बड़ कर देना, मशीन बदलना, जो जो बैटरी का है, वो मशीन का एक लाइन में मैं बताऊंगा। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। किसी ने आरटीआई में मांगा, तो ईसीआई ने बोला कि हमारे पास तो 20 के 21 लाख मशीन है, तो हमने तो इतनी खरीदी है। वो कंपनियों ने दोनों ने बोल दिया कि हमने तो इनको 39 लाख बेची है, 39 समथिंग। तो उसने फिर पूछा कि कहाँ है, इसी ने बोला नहीं नहीं, इसने ना स्टेट्स को बेची, वो पंचायत वगैरह का, लोकल बॉडी का। फिर उन कंपनियों ने बोल दिया कि नहीं नहीं, हमने ईसीआई को बेची है। आज तक ईसीआई ने नहीं बताया कि वो 18-19 लाख ईवीएम कहाँ है, हम्म। ये नहीं बता रहे। तो इसलिए ये बड़ी बात है। एक बात ईवीएम में मैं क्यों कहता हूँ कि एसआरयू में ये हेराफेरी करते हैं। लोग कहते हैं जी ये मशीन में टेम्पर टेम्पर करने की जरूरत ही नहीं है, आपने वोट ही भी डालना है ना ज्यादा। अब एसआरयू में आपने प्रोग्राम ही ऐसा डाल दिया, उसको उसी दिन खत्म कर दिया, तो फिर बात तो खत्म होगी। जब बिल्कुल। ऐसा जो ये हम की कहते हैं, क्या कहते हैं कि फेयरनेस के लिए क्या है, ऑलवेज देयर शुड बी डबल ब्लाइंड टेक्निक। क्या है, मैं एसएलयू लोड कर रहा हूं, मेरे को ये मालूम नहीं है कि ये एसएलयू कौन से बूथ पे जाएगी। मेरे को सिंबल की लिस्ट दे दी कि इस सीक्वेंस में है, बस मेरे को मालूम नहीं है कौन कैंडिडेट है, क्या है। दूसरे पास, जिसके पास वो एसएलयू जा रही है, उसको ये मालूम नहीं है कि प्रोग्राम क्या है। और तीसरी जो पार्टी है उसको चेक कर सकती है। मैं एक लाइन में बता रहा हूं, हम एमबीबीएस के एंट्रेंस टेस्ट में ऑब्जर्वर लगाते थे। एक लड़के के पास लिस्ट होगा कि कौन ऑब्जर्वर होंगे, दूसरे के पास फोटो होगी, तीसरे के पास सेंटर की लिस्ट होगी। मैं रजिस्ट्रार हूं, मैं फोटो पे साइन करूंगा, उसमें कोड लगा दूंगा, कोड के साथ कोई सेंटर होगा। वो कोड के साथ सेंटर उसने बनाए हुए हैं, मैंने बोला मैं इतने कोड लगाए हैं, वो पता नहीं हम्म। कौन से कोड के अगेंस्ट कौन सेंटर लगा लेगा। सुबह जब सब बिल- इकट्ठे होंगे, हम बोलेंगे ये। सो इसलिए डबल बनाइंग टेक्निक बहुत जरूरी है कि किसी को भी मालूम ना हो कि क्या हो रहा है, अपने आप सब ठीक हो। लेकिन ये तो हर बात को मॉनिटर करते थे, हर बात को अपनी मर्जी से चलाते थे, दूसरे को दिखाने को तैयार नहीं है। जो इंसान ठीक काम कर रहा था, देख लो, आप देख लो, मेरे को क्या इतराज है। बिल्कुल। तो इसलिए ये हाँ। एसएलयू में सबसे बड़ा घपला है। ओके, आपने कहा एसएलयू में सबसे बड़ा घपला है। मैं अब सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ, कल के या दिन सुप्रीम कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दिया है चुनाव आयोग ने, ये कहते हुए कि अब वो बूथ वाइज जो वोटर टर्नआउट डेटा है उसको वो
अपलोड करेंगे अपनी वेबसाइट पर। पिछले साल मई में जो चुनाव आयोग के जो लॉयर हैं मनिंदर सिंह ने कहा कि ये डिस्क्लोजर बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपको क्या लगता है कि क्या अब एक ऐसा समय आ गया है जहां पर चुनाव या तो निरस्त होंगे या तो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा होगा चुनाव आयोग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये चीज तो अब जग जाहिर है कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिलकर किस तरीके से खेल करते थे और अब अदालत भी उसको मानने के लिए मजबूर है। तो क्या कहेंगे इस पूरे डेवलपमेंट पर? हाँ जी, मेरे ख्याल से नीलू जी, गर्ग साहब ने बहुत अच्छे से टेक्निकली सब कुछ समझा दिया है, जैसे डबल ब्लाइंड टेक्निक वगैरह। डबल ब्लाइंड टेक्निक का बहुत साधारण बात यह होती है कि हमने भी 10वीं की परीक्षा दी थी। परीक्षा में तो हमने अपना रोल नंबर, अपना नाम सब कुछ लिखा था, लेकिन मेरे पेपर को जो करेक्ट कर रहा था उसको पहला पन्ना फाड़ दिया गया था, इसीलिए वो पेपर करेक्ट करने वाले को पता नहीं था कि मैं कौन था, किस स्कूल से आया था, मेरा रजिस्टर नंबर क्या है। और उसके बाद वो कोडिंग होती है, जब वो उस पर जांच हो जाती है तो फिर वो पहला पन्ना चिपका दिया जाता है। तो होता यह है कि खेल हो या चुनाव हो, न्याय होना भी चाहिए और न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो यहाँ पर भारत के चुनाव आयोग के साथ हो ये गया था कि वो न्याय न तो कर रहा था और न तो दिख रहा था कि न्याय कर रहा है। खेल में सबको पता है कि हम भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो ज्यादा लोग नहीं होते थे, तो हमारे टीम में से एक आदमी अंपायर बन जाता था, तो उसमें झगड़े कई होते थे। तो बड़ा मैच होता है तो एक अंपायर कोई खड़ा हो जाता था, उससे भी बड़ा मैच होता है तो दो अंपायर खड़े हो जाते हैं। आजकल इंटरनेशनल मैच होता है तो थर्ड अंपायर भी आ जाता है, उससे भी ज्यादा हो गया तो टीवी अंपायर भी आ गया है, उससे भी आगे एक मैच रेफरी होता है। तो होता यह है कि खेल और चुनाव में, क्योंकि ये सार्वजनिक लोगों के सामने किया जाता है, इसीलिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्या कहते हैं, रिडंडेंसी रखनी पड़ती है। एक ही अंपायर रहेगा और वही सब कुछ निर्णय देगा और सबको मानना पड़ेगा, इस तरह से नहीं होता है। इसीलिए हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल के चुनाव में रोज हम लोग भारत में तो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, चुनाव के दिन सब लोग देखिएगा कि सुबह में 12 बजे ANI का या किसी का न्यूज आता है कि फलाने जगह पर जो चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, चुनाव की गति बहुत धीमी है, दोपहर 12 बजे तक केवल 5% ही वोट पड़े थे। फिर एक बार एक आता है दोपहर में 3 बजे कि वोटिंग थोड़ी सी पिकअप हुई है, अब 25% तक वोटिंग हो गई है। शाम में वोटिंग खत्म होती है तो आती है कि पिछले बार से इस बार वोटिंग बहुत कम हुई थी, वह इस बार वोटिंग केवल पर 55% हुई है। और उसके बाद चुनाव आयोग रात में बोलता है कि नहीं नहीं वोटिंग तो हुई है 58%। और 10 दिन के बाद आता है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए और वोटिंग हो गई 67%। तो मुझे समझ में नहीं आया कि एक ही दिन में वोटिंग 5% से 67% तक अगर चला जाए तो ये तो ऐसा ही हुआ कि क्रिकेट मैच हुआ, अंपायर को अपील किया, एक बॉल पर बोला आउट है, बोला नहीं नहीं नॉट आउट है, फिर आउट है, फिर नॉट आउट है, ऐसा करेगा तो मैच ही नहीं चलेगा। इसीलिए ये जरूरी है, बहुत जरूरी है कि पारदर्शिता हो। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो सेल्फ लोडिंग यूनिट का जो जजमेंट दिया और आज जो चुनाव आयोग ने उनके सामने कहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, हरियाणा में चुनाव हुए थे, 70-70 लाख अगर वोट बढ़ गए तो मतलब आपके पास हिसाब कहाँ है। जब चुनाव खत्म होते ही शाम में 6 बजे जो चुनाव का ये होता है। एक सेकेंड सिद्धार्थ, हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर गर्ग, आई नो यू हैव टू गो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। गर्ग साहब बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए सिद्धार्थ। तो हम सबको पता है कि जिस दिन चुनाव होता है हर प्रत्याशी का एक आदमी पोलिंग एजेंट वहां पर पोलिंग बूथ में बैठता है, और शाम में 6 बजे क्योंकि वो खुद बैठ के गिन रहा होता है कि कितने वोट पड़े हैं, उसको चुनाव आयोग भी एक फॉर्म 17 दे देता है कि इस बूथ में इतने वोट पड़े हैं। तो मुझे ये बताइए कि शाम में 6 बजे अगर चुनाव आयोग को भी पता है कि इस बूथ में कितने वोट पड़े, हर कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट के पास चुनाव आयोग के सील के साथ दे दिया है कितने वोट पड़े, तो चुनाव आयोग को ये सारा नंबर एक साथ बताने में दिक्कत क्या है? उसमें डाटा ब्रीच कहाँ हो गया? वो तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। जो चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसमें डाटा ब्रीच कहाँ हो रहा है? तो ये तो सबसे पहले तो तर्क गलत है। इसीलिए हुआ ये कि लोकसभा, ये हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जब वोटिंग के बाद आप ज्यादा संख्या बताते हैं तो स्वाभाविक है सवाल उठेगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में अभी चुनाव हुआ था, आम आदमी पार्टी ने एक बार नहीं कई बार इस पर सवाल उठाया था कि ये कैसे हो गया कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 6 महीने में दिल्ली में 4 लाख मतदाता बढ़ गए।
पूरे दिल्ली में 4 लाख लोग, मतलब 6 महीने के अंदर 4 लाख वोटर कैसे बढ़ जाएंगे? दिल्ली इतना बड़ा तो जगह है नहीं कि 4 लाख वोट बढ़ जाए। उसी में से नई दिल्ली नाम के एक छोटे से विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोट घट जाते हैं। तो आप अगर अंपायर मैच को ठीक से नहीं चलाता है तो मैच खराब भी होता है, दर्शकों को मजा भी नहीं आता, और खेल का जो अंतिम नतीजा निकलता है उस पर किसी को भरोसा नहीं रहता। इसीलिए अंपायर का निष्पक्ष होना भी जरूरी है, होते हुए दिखना भी जरूरी है, और एक के बदले 2 अंपायर, 2 के बदले थर्ड अंपायर के बाद एक डीआरएस, उसके बाद तो स्निकोमीटर, साउंड मीटर। आप क्रिकेट में देखिए ना, एक बैट्समैन आउट होता है। सिद्धार्थ, एक चीज और भी है कि अब जब उन्होंने अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट को दे दी है तो ये बहुत साफ है कि उन्होंने अपनी गिल्ट को मान लिया है, अपने गलत कामों को उन्होंने माना कि वो गलत कर रहे थे। अब ऐसे में आपको लगता है कि अदालत राजीव कुमार के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या चुनाव कैंसिल हो सकते हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसीज में? क्या काउंटरमांड होंगे इलेक्शंस? किस तरीके का आंदोलन आप देखते हैं, किस तरीके का एजिटेशन होगा? और दूसरा एक ऑप्शन है इम्पीचमेंट मोशन का भी। अब राजीव कुमार तो ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं, तो उनको कैसे इम्पीच किया जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो अब प्रक्रिया क्या होगी? और अगर वो अपनी चोरी को मान रहे हैं और बिल्कुल घुटनों पर आकर वो खड़े हो गए हैं, बिल्कुल एक दया के पात्र बनकर, तो इस समय सजा क्या कोर्ट सुनाएगा चुनाव आयोग को, आपको लगता है? और क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? जी। एक बात तो यह है कि भारत में न्यायपालिका रेट्रोस्पेक्टिव न्याय नहीं देती। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पूर्व में जाके वो चीजों को ठीक नहीं करती। वो ये कहती है कि यहां तक गलत हुआ, इसके बाद ऐसे करो। क्योंकि पूर्व में जाके अगर सजा देना है, तो भारत में हुआ ये था बहुत साल पहले, कर्नाटक नाम का एक राज्य है, कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार को केंद्र सरकार ने निकाल दिया था, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उसके बाद एसआर बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी सरकार को बर्खास्त करना गलत है। सरकार को बर्खास्त करना गलत होते हुए भी उनकी पुरानी सरकार को फिर से बहाल नहीं किया। तो होता यह है कि मेरे ख्याल से भारत की न्यायपालिका रेट्रोस्पेक्टिव न्याय नहीं देती, मतलब पीछे जाके, बीते हुए कल में जाके किसी चीज को ठीक नहीं करती, आने वाले कल में ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन जो पेटिशनर होता है, जो न्याय की गुहार करता है, वो भले कह सकता है कि देखिए पूर्व में इस व्यक्ति ने ये गलत किया था तो इसको सजा देनी चाहिए। ये न्यायपालिका अपनी ओर से नहीं देगी, ये निर्भर करता है कि जो फरियादी हैं, इस केस में फरियादी हैं, वो किस तरह से न्यायपालिका में प्रमाणित करते हैं कि ये जो चीज है ये व्यवस्थागत त्रुटि के कारण नहीं हुई है, किसी व्यक्ति के जानबूझ के व्यवस्था को खराब करने के कारण हुई है। तो जैसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाने के बाद अब एक्सीडेंट जानबूझ के हुआ या अनजाने में हुआ, तो ये तो अब अदालत में आपको साबित करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट अनजाने में नहीं हुआ, ड्राइवर ने जानबूझ के एक्सीडेंट किया। ये फरियादी के ऊपर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से न्यायपालिका इस विषय में आने वाले समय में ठीक करेगी। और दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या इससे जन आंदोलन खड़ा होगा, ये भारत में हम सब जानते हैं हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। अगला चुनाव अगर बेहतर ढंग से हो गया और सारे लोगों ने उस चुनाव के नतीजों को मान लिया, इस तरह की धांधलियों का धांधली ज्यादा उजागर नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से ये अच्छे रास्ते पर चले जाएगा। अगर अगले चुनाव में भी इसी तरह की धांधली दिखी तो हो सकता है कि लोग जन आंदोलन के बारे में भी सोचें। लेकिन क्योंकि भारत में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, तो लोगों को लगेगा ठीक है, पहले मतलब लोगों को छोड़िए, राजनीतिक दलों को भी लगेगा कि अच्छा ठीक है, पिछले चुनाव में धांधली हुई थी, चलो 6 महीने बाद चुनाव है, कानून, नया कानून आ गया है, न्यायालय ने भी कुछ अंकुश लगा दिए हैं, संभव है कि ये वाला चुनाव ठीक से हो जाए। तो वो चुनाव होने के बाद पता लगेगा कि क्या वो चुनाव में वो धांधलियां रुक गई या कोई नई धांधली तो नहीं खोज ली गई। क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा कि दिल्ली चुनाव में कुछ नई धांधलियों का भी हमने पर्दाफाश देखा कि किसी एक क्षेत्र में आप वोटरों की संख्या घटा रहे हैं, 10-10 हजार वोटरों का नाम कटवा रहे हैं, किसी एक एमपी के घर में, किसी एक केंद्रीय मंत्री के घर में 140 नए लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। इसको अंग्रेजी में जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जेरीमैंडरिंग का मतलब किसी एक चुनाव क्षेत्र में वोटरों की संख्या के साथ हेराफेरी करना। तो ये अब ये भी एक मतलब हर रोज होता ये है नीलू जी की, कोई भी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो उसको ये पता रहता है कि मैं सत्ता में भले रहा हूं, लेकिन हो सकता है आने वाले चुनाव में लोग किसी दूसरे कारण से, हो सकता है मेरा सरकार अच्छी भी चली है लेकिन लोग हो सकता है चुनाव में मुझे न चुने। तो सत्ता दल हमेशा ये मजबूरी में रहता है, जैसे कोई एक टीम जो चैंपियंस ट्रॉफी मतलब वर्ल्ड कप जीती हुई है, वो जब अगला टूर्नामेंट खेलती है वो प्रेशर में रहती है अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए।
वो ज्यादा प्रेशर में रहती है। तो जो सत्ता दल है, और भारत में हमें पता है पिछले 12 साल से सत्ता दल बीजेपी है, तो बीजेपी अपने आप के प्रेशर में है कि मैं सत्ता में हूं, मैं सत्ता से बाहर नहीं निकलूं। और क्योंकि चुनाव आयोग का अपना कोई स्टाफ नहीं होता, हमें पता है चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं 2-3, उसके अलावा जो सीईओ राज्य में होते हैं, उसके अलावा जिस दिन आप वोट करने जाते हैं, आपके सामने जो रिटर्निंग, ये क्या कहते हैं, पोलिंग ऑफिसर होता है, या जो व्यक्ति आपके नाखून पे रंग लगाता है, या जो आपका नाम देखता है, वो कोई चुनाव आयोग का स्टाफ नहीं होता, वो तो बगल के स्कूल के टीचर होते हैं। इसका मतलब है कि वो सरकारी नौकर होते हैं। तो सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि क्योंकि ये सरकारी नौकरों के माध्यम से ही चुनाव होता है, और सरकारी नौकर सरकार का वेतन लेते हैं, तो सरकार हमेशा कोशिश करती है कि वो इस तरह से व्यवहार करें ताकि वोटिंग मेरे पक्ष में हो जाए। इसीलिए 10 तरह की धांधलियां करना स्वाभाविक है। और मेरे ख्याल से बीजेपी क्योंकि पिछले 10 साल से सत्ता में है, वेतन भी वही दे रही है, चुनाव के दिन वोट करने वाले टीचर भी उसी राज्य के हैं, उसकी सैलरी भी वही सरकार दे रही है। तो वो कोशिश करती है कि उनको एक दबाव में लाया जाए, एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए कि उनके पक्ष में वोटिंग होते हुए दिखे। लेकिन बात वही है कि खेल और चुनाव दोनों में होता यह है कि क्योंकि जनता लाखों उसको देख रही होती है, इसीलिए जनता डिमांड कर सकती है कि ये जो अंपायर ने आउट दिया, ये हमें गलत लग रहा है, इसको एक बार आप डीआरएस कीजिए, इसका एक टीवी स्लो मोशन देखिए, इसको दूसरे एंगल से कैमरा दिखाइए, इसको थर्ड अंपायर को लाइए। तो ये कहना वाजिब है और ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम अगर ये कहता है कि बीजेपी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारत की सबसे लोकप्रिय पार्टी है, तो उसको एक के बदले 4 अंपायर रखने में संकोच किस बात का? आप अगर वर्ल्ड चैंपियन हो तो एक मैच नहीं, मेरा 3 मैच खिलवा लो किसी के साथ। नहीं, लेकिन अब जो मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो पूरा एक मोडस ऑपरेंडी निकल कर आया, जिसको तृणमूल ने भी उजागर किया कि भाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जानबूझकर लाए जाते हैं किसी शहर में ताकि लेबरर्स की जो माइग्रेशन होगा, फिर आप वोटर लिस्ट में घालमेल करेंगे। उसके साथ एपिक नंबर्स की बात सामने आई, वोटर लिस्ट की बात सामने आई। क्या ये जो पूरा मोडस ऑपरेंडी था बीजेपी का, ये बिल्कुल अब ध्वस्त हो गया है, जिसमें कि पन्ना प्रमुख, चुनाव आयोग, बीएलओज और पूरा चुनाव आयोग, पूरा एक तरीके से उसका खेल अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? मेरा आखिरी सवाल है आपको जी। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। बीजेपी बार-बार कोशिश करेगी कि चुनावों में धांधली हो, क्योंकि वो उसकी सत्ता में रहने की मजबूरी है। जैसे मैंने कहा कि कोई क्रिकेट टीम अगर वर्ल्ड चैंपियन है, तो अगले वर्ल्ड कप में वो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए खुद ही प्रेशर में रहती है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है और लोगों का डिमांड जो है, वो हमेशा बढ़ते रहेगा। इसीलिए मैं बार-बार क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूं। आज से 10 साल पहले थर्ड अंपायर नहीं होता था, आज से 5 साल पहले डीआरएस नहीं होता था, आज से 3 साल पहले वो हॉटस्पॉट नहीं होता था। लेकिन प्रेशर इतना रहता है क्योंकि इतने सारे लोग उसमें जुड़े रहते हैं। आप एक मैच खेल रहे हैं, स्टेडियम में 1 लाख लोग देख रहे हैं, टीवी पर 10 करोड़ लोग देख रहे हैं। वो जो प्रेशर है, वो प्रेशर आपको सही काम करवा के ही छोड़ेगा। हालांकि खिलाड़ी जो है, वो खिलाड़ी हमेशा कोशिश करता रहेगा कि मैं एक अपील कर दूं और किसी तरह से एक विकेट निकाल लूं। तो होगा ये, दोनों के बीच में खींचतान चलती रहेगी। खिलाड़ी हमेशा कोशिश करेगा कि एक गलत बॉल पे गलत डिसीजन अंपायर से ले लूं। अंपायर चाहेगा भी तो गलत डिसीजन नहीं दे पाएगा, क्योंकि दबाव जो है वो धीरे 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 बढ़ते जाएगा। और चुनाव क्योंकि सार्वजनिक रूप से होता है, कोर्ट भी उस पर निगरानी रखता है, सारे कैंडिडेट्स उस पर निगरानी रखते हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से ये एक जद्दोजहद है जो कि चल रही है, और इस जद्दोजहद में अंत में बीजेपी की जो साजिशें हैं वो नाकाम ही होनी है, क्योंकि इसका प्रेशर बीजेपी से बड़ा ज्यादा लोग बीजेपी एक चुनाव जीतना जितना चाहती है, उससे 4 गुना ज्यादा लोग क्या कहते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हुए देखना चाहते हैं। तो वो जो 4 गुना ज्यादा लोग निष्पक्ष चुनाव होते हुए देखना चाहते हैं, वो बीजेपी के इकोसिस्टम पे भारी पड़ जाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन। थैंक यू।